एक लड़का शहर से दूध बेच करके लौट करके अपने गांव के लिए जा रहा था, अपने घर के लिए जा रहा था। तभी उसे एक सब्जी का ठेला दिखाई देता है। वो विचार करता है कि क्यों ना मैं घर जा रहा हूँ तो कुछ सब्जी लेता चलूँ। यह विचार करके वो ठेले के पास पहुँचा और उसने जब देखा कि उस ठेले पर एक महिला है, उस महिला की सूरत को देख करके वो एकदम से चौंक जाता है, परेशान हो जाता है कि आखिर ये महिला इस ठेले पर क्या कर रही है और ये सब्जी क्यों बेच रही है। और वो महिला जैसे ही उस लड़के को, दूध वाले को देखती है, क्योंकि उसकी साइकिल पे वो दूध के कंटर बंधे हुए थे, तो वो भी एकदम से परेशान हो जाती है, चौंक जाती है और शर्म की वजह से अपना मुंह छिपाने लगती है और गर्दन को नीचे कर लेती है। आखिर उन दोनों का क्या रिलेशन था, वो एक दूसरे के रिश्ते में क्या लगते थे, जो एक दूसरे को देख करके इतने भावुक हो गए थे, इतने परेशान हो गए थे, चौंक गए थे। ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आज की जो कहानी है, ये कहानी अगर आपने ध्यान से सुन ली और समझ ली तो आज से मैं विश्वास से कहता हूं कि आपका घमंड बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, आज की सच्ची कहानी ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में रहने वाला एक परिवार जो मिडिल क्लास का परिवार था, कोई ज़्यादा जमीन जायदाद उनके पास नहीं थी, ना कोई सरकारी जॉब थी। उस परिवार में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राजवीर था, लेकिन सभी लोग उसे प्यार से राजू कहते थे। राजू अपने माता पिता के साथ रहता था, लेकिन उसके माता पिता के पास ज़्यादा जमीन ना होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और राजू के जो माता पिता थे वो खेती किसानी करके अपने बच्चे को पाल रहे थे और 3 प्राणी उस परिवार में थे। एक राजू था और राजू के 2 माता पिता थे। धीरे धीरे इसी प्रकार से वक्त बीतता चला जाता है। उनके ऊपर जब वृद्धावस्था आ जाती है राजू के माता पिता पे, तो राजू के माता पिता कहते हैं कि बेटा देखो, अब हमसे काम धंधा नहीं होता, हम तुम्हें ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे, इसलिए तुमने जो पढ़ाई कर ली है वही बहुत है। अब तुम अपनी पढ़ाई बंद कर दो और फिर घर का काम धंधा संभालो, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आने वाली है। राजू अपने माता पिता की जब स्थिति को देखता है, परेशानी को देखता है, तो वो पढ़ाई छोड़ करके खेती किसानी का काम करने लगता है। और वो एक काम और करने लगता है कि गांव में जो भैंसों का दूध था वो सबसे लेकर के शहर बेचने के लिए जाया करता था और उससे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी, अच्छी प्रॉफिट हो जाती थी। उस दूध को जब शहर में बेचता था उससे काफ़ी पैसा मिलता था और उससे उसकी जीविका बड़ी अच्छे से चल रही थी। समय समय पर वो खेती किसानी का काम करता था और सुबह शाम दूध का काम किया करता था। अब राजू के पिताजी सोचते हैं कि क्यों ना हमारा लड़का बड़ा हो गया है, अब इसका विवाह कर दें तो हम अपने जीते जी बहू का सुख हमको मिल जाएगा, बहू का हाथ का खाना हमको मिल जाएगा, तो हमारी भी आत्मा संतुष्ट हो जाएंगी। पता नहीं कि आज हैं कल नहीं होंगे हम, तो हमारी आत्मा भटकती रहेगी कि हमारे लड़के की शादी नहीं हुई। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे सामने अगर हमारे लड़के की शादी हो जाए तो ज़्यादा उत्तम है। यह विचार करके वो अपने बेटे राजू से कहते हैं कि बेटा हम तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। लड़का कहता है कि पिताजी अभी क्या ज़रूरत है, कर लेंगे। वो कहते हैं नहीं बेटा, हम सोच रहे हैं कि हमारे जीते जी तुम्हारा विवाह हो जाए तो हम निश्चिंत हो जाएंगे, फिर हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। माँ बाप की बात सुनकर के राजू मना नहीं कर पाता है, क्योंकि बुजुर्ग माता पिता की इच्छा को पूरा करना प्रत्येक बच्चे का ये दायित्व होता है, धर्म बनता है कि बुजुर्ग माता पिता की हर इच्छा को पूरा करे। अब इधर राजू शादी के लिए तैयार हो जाता है और फिर उसके पिता एक शादी की बात चलाते हैं एक व्यक्ति से, तो वो कहता है कि हाँ शादी मैं आपके लड़के की करवा दूंगा, एक रिश्तेदार। और वो लगभग उनके गांव से 15 किलोमीटर दूर एक गांव था, वहां की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम सोमा था और वो अच्छी पढ़ी लिखी थी और वो शिक्षा मित्र में जॉब करती थी। शिक्षा मित्र में जॉब करती थी। उसने बताया कि वो लड़की शिक्षा मित्र है और वो तुम्हारे घर में बहू बन करके जब आ जाएगी तो तुम्हारी आर्थिक स्थिति और भी अच्छी हो जाएगी। अब वो सभी लोग इस बात को राजी हो जाते हैं। लड़की के घर वालों से बात होती है, इधर तो राजू के घर वाले पहले से ही रेडी थे, तैयार थे। अब दोनों का जब मिलन होता है तो शादी की डेट निश्चित कर दी जाती है। फिर राजू और सोमा की शादी अच्छे तरह से हो जाती है और शादी होने के बाद जिस हिसाब से वो
शादी होती है और दुल्हन बनकर के सोमा राजू के घर आती है। क्योंकि खेती किसानी का काम करना तो प्रत्येक किसान का ये धर्म है, उनका ये कर्म है कि खेती किसानी करके अपनी जीविका को चलाना। लेकिन वो सोमा जो शिक्षा मित्र थी, वो जो दुल्हन बनकर के राजू के घर आई थी, जब वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी तो उसके स्टाफ के लोग पूछते थे कि मैडम ये बताओ कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तब वो कहती थी कि हमारे हस्बैंड वैसे तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन खेती किसानी का काम करते हैं। लेकिन वो दूध जो शहर में बेचा करता था, राजू उस बात को वो छुपा लेती थी, उस बात को किसी से नहीं कहते थी कि हमारे पति जी शहर में ले जाकर के दूध बेचते हैं, घर घर ले जाकर के दूध दे करके आते हैं। ये बात उसे बताने में बहुत ज़्यादा शर्म लगती थी। एक दिन वो अपने पति राजू से कहती है कि देखो, तुम खेती किसानी का काम करते हो, ये तो सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन तुम जो दूध का काम करते हो, ये दूध का काम करना बंद कर दो। राजू कहता है कि तुम्हें इससे क्या दिक्कत है कि मैं दूध का काम बंद कर दूं। वो कहती मुझे दिक्कत इस बात की है कि मुझसे अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि तुम्हारे पति क्या करते हैं, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं। मैं ये कह दूं कि हमारा पति दूध बेचता है, घर घर जाकर के अलग जगाता है और दूध की आवाज लगाता है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा शर्म आती है और तुम दूध का काम बंद कर दो, केवल खेती का काम करो। राजू कहता है कि देखो, खेती से हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा, इतनी खेती हमारे पास नहीं है जो कि हम खेती करके अपना और तुम्हारा खर्चा उठा सकें और बूढ़े माँ बाप हैं इनका खर्चा उठा सकें। खेती में केवल खाने के लिए पैदा होता है और जो ऊपरी खर्चा होता है वो हम इस दूध को बेच करके अच्छी तरह से अपनी जीविका चला रहे हैं। इस बात को लेकर के सोमा और राजू के बीच में झगड़ा होने लगता है, लेकिन राजू दूध का काम बंद नहीं करता। धीरे धीरे इसी प्रकार से 6 महीने बीत जाते हैं। सोमा और राजू के बीच में झगड़ा होते हुए थे और फिर एक दिन वो आता है कि सोमा राजू को छोड़ करके अपने मायके चली जाती है। मायके में जाने के बाद में सोमा अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी अटेंड नहीं कर पा रही थी, स्कूल नहीं जा पा रही थी, क्योंकि वो परमानेंट जॉब नहीं थी उसकी, वो संविदा पे लगी हुई थी। उसकी कोई शिकायत कर देता है कि सोमा स्कूल निरंतर नहीं आती है, हफ्ते में 1-2 बार आती है, तब उसे उस नौकरी से निकाल दिया जाता है। इधर सोमा की जब नौकरी चली जाती है तब वो बहुत ज्यादा टूट जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर मेरे साथ ये क्या होने लगा। मैं अपने पति की काम को देख करके घृणा कर रही थी, आज तो मेरे पास जो शिक्षा मित्र की नौकरी थी वो भी नहीं रही, अब मैं क्या करूं। धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है तो सोमा के घर वाले कहते हैं कि बेटी, वैसे भी हमने तुम्हारा विवाह किया था तो बहुत सारा कर्जा हमारे ऊपर हो गया है और ऊपर से तुम हमारे घर आकर के रहने लगी, तुम अपने पति से झगड़ करके चली आई और तुमने तलाक भी ले लिया है। अब हम तुम्हारा खर्चा कहाँ तक उठाएंगे, हम पहले का तुम्हारा कर्जा निकालें शादी का या फिर तुम्हारा खर्चा करें। माँ बाप के ये ताने सुन करके सोमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके बीच पहले ही तलाक हो चुका था। सोमा सोचती है कि अब मैं आखिर करूं तो करूं क्या, क्योंकि पति से तलाक हो चुका है, माँ बाप मुझे ताने दे रहे हैं, अब क्या करूं। सोमा शहर में जाकर के एक कमरा ले लेती है किराए पर और उस कमरे पर रहने लगती है। और उसी मकान में एक किराएदार और था जो किराएदार सब्जी का काम किया करता था। फिर वो सोमा उससे पूछती है कि भाई साहब, आप ये काम कैसे करते हो, मुझे जरा बताओ। तब वो बताता है कि मैं मंडी से सब्जी लेकर के आता हूँ और ठेली पे रख करके शहर की गलियों में जब बेचता हूँ तो मुझे रोज का 1000 रुपये या 2000 रुपये बच जाता है, इससे हम अपने परिवार की अच्छी तरह से जीविका चलाते हैं। ये बात सुनकर के सोमा सोचती है क्या भाई साहब ये काम मैं भी कर सकती हूँ। वो व्यक्ति कहता है कि हाँ बिल्कुल कर सकती हो, क्योंकि इस शहर में एक नहीं हजारों महिलाएं ऐसी हैं जो सब्जी का कारोबार कर रही हैं। महिलाएं कभी किसी से कम नहीं होती। अब वो उस व्यक्ति की बात मान करके सुबह उसके साथ मंडी चली जाती है और सब्जी ला करके ठेले पर रख करके बेचने लगती है। आज सोमा के लिए जिस बात के ऊपर अहंकार था अपने अंदर कि मैं एक शिक्षा मित्र हूँ, सरकारी टीचर हूँ, लेकिन वो ना तो सरकारी रही, ना प्राइवेट रही, ना संविदा पे रही, कुछ भी नहीं रहा उसके पास। वो बिल्कुल पैदल हो गई और वक्त ने एक ऐसी ठोकर उसको मारी कि वो गलियों में ठेले पर रख कर के सब्जी बेचने लगी। अब वो सब्जी बेचती है और जो कुछ पैसा उसे मिलता है अपनी जिंदगी अच्छी तरह से काटने लगती है। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतता चला जाता है। राजू उस शहर से दूध बेच करके वापस अपने घर के लिए लौट रहा था, तब वो
आगे बढ़ता है तो उसकी नज़र एक सब्जी के ठेले पर पड़ जाती है और वो सोचने लगता है कि क्यों ना जब शहर आ गया हूँ तो आज कुछ सब्जी घर के लिए लेकर के चलता हूँ। फिर वह ये विचार करके ठेले के पास पहुँचता है तो उसकी नज़र उस महिला पर पड़ जाती है जो सब्जी बेच रही थी। वो महिला कोई और नहीं थी, उसी राजू की पत्नी थी, तलाकशुदा, जो वो दूध का काम करता था। इस वजह से वो उसे छोड़ करके अपने मायके चली आई थी। उस समय वो शिक्षा मित्र थी, क्योंकि उसे अपनी नौकरी के ऊपर इतना अहंकार था, इतना अभिमान था कि मैं सरकारी नौकरी कर रही हूँ। कहने का मतलब है कि मैं सरकारी टीचर हूँ और ये दूध बेचते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा पति क्या करता है, तो मैं जब उन्हें बताती हूँ तो मुझे बड़ी शर्म आती है कि मेरा पति घर घर जाकर के दूध बेचता है। वही महिला आज सब्जी ठेले पर खड़ी होकर के बेच रही है। राजू जब पास में पहुंचता है और उसकी सूरत को देखता है और वो लड़की, वो महिला राजू की पत्नी तलाकशुदा जिसका नाम सोमा था, वो जब राजू को देखती है तो दोनों के होश खराब हो जाते हैं। वो राजू सोचने लगता है कि आखिर ये महिला तो सरकारी नौकरी करती थी, शिक्षा मित्र में थी, जॉब करती थी, लेकिन आज ये कैसे यहाँ पर ठेले पर खड़ी होकर के सब्जी बेच रही है। और वो जब राजू को देखती है, क्योंकि राजू के साइकिल पर आज भी वही कंटर बंधे हुए थे, उसने अपना कारोबार नहीं बदला था, तब वो अपनी गर्दन को शर्म की वजह से नीचे कर लेती है। तब राजू पूछता है कि भाई सोमा, आखिर बात क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रही है कि तुम तो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी, शिक्षा मित्र की नौकरी थी तुम्हारे पास, लेकिन अचानक से तुम यहाँ पर सब्जी कैसे बेचने लगी इस शहर में आकर के। तब वो रोने लगती है और हाथ जोड़ती है, कहती है कि मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया, बस उसी की सजा मिल रही है। वो रोने लगती है और कहती है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि हमारी जिंदगी में कौन कौन सी परिस्थितियां आई थी और मैं किन किन परिस्थितियों से गुजर करके यहां तक आई हूं। तुमसे दूर होने के बाद मेरी जिंदगी नरक बन गई। पहले तो मुझे ये अहंकार था कि मैं शिक्षा मित्र में हूं, मेरी नौकरी आ रही है, लेकिन तुमसे मैंने दूध बेचने के लिए मना किया था, लेकिन तुम नहीं माने। तुम आज भी अपनी जगह पर सही हो, लेकिन गलत तो मैं थी, जो मैं तुम्हें अपना कारोबार करने से रोक रही थी। और जिस नौकरी पर मुझे अहंकार था, घमंड था बहुत ज्यादा, मैं अपनी छाती को चौड़ा करती थी कि मैं जॉब करती हूँ, वो तुम्हारे दूर होने के बाद में मेरी जॉब चली गई। और फिर मेरे माँ बाप ने भी मुझे ताना देना शुरू कर दिया, उन्होंने भी मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। तो फिर मैं जाती तो जाती कहाँ, मेरे पास कोई साधन नहीं था अपनी जीविका चलाने के लिए। तब मैं यहाँ पर कमरा लेकर के रहने लगी। और फिर एक जो भाई साहब किराएदार हैं, ये भी एक सब्जी का काम करते हैं, इनसे मैंने जानकारी ली, इन्होंने मेरी बहुत मदद की। ये ठेली इन्होंने ही दिलवाई है, सब्जी भी यही दिलवा करके लाए हैं। अब मैं यहाँ पर सब्जी बेचती हूँ और जो कुछ गुजारा होता है, पैसा बचता है, उससे मैं अपनी जीविका चला रही हूँ। राजू कहता है बस आ गई अपनी औकात पर। कहाँ तुम पहले मुझे दूध नहीं बेचने देती थी कि आखिर तुम क्या काम करते हो दूध बेचने का। देखो मैं आपको बता दूं कि दूध बेचना या फिर मजदूरी करना कोई गलत काम नहीं होता, ना ही कोई छोटा काम होता है। इंसान अपनी जीविका चलाने के लिए हर वो कार्य करता है जो उसे करना चाहिए। केवल गलत काम तो चोरी करना होता है, किसी की बेईमानी करना होता है, बस उसी काम से बचे रहो। केवल मेहनत की बात है तो मेहनत आप किसी भी तरह से कर सकते हो, इसमें कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती। और इंसान जब बड़ा बनता है तो छोटे काम से ही बड़ा बनता है, एकदम से वो अमीर नहीं हो जाता। और रही बात तुम्हारी नौकरी की, तो नौकरी तो किसी की स्थायी नहीं रहती। जब इंसान स्थायी भूतल पर आकर के नहीं रहता तो फिर नौकरी किसकी स्थायी रहती है। अहंकार इंसान का एक दिन वो विनाश कर देता है कि जिसके बारे में इंसान कभी कल्पना नहीं कर सकता, कभी सोच नहीं सकता। आज तुम्हारा जो अहंकार अंदर का था वो सब मिट्टी में मिल गया। अब तुम एक साधारण लड़की रह गई हो। अब क्या जिंदगी यही सब्जी बेच करके बिताओगी। वो रोने लगती है और पैरों में गिर जाती है, कहती है कि अब आपकी मर्जी है, मैं तो कुछ कह नहीं सकती और ना ही कुछ कर सकती, क्योंकि आपसे तलाक हो चुका है मेरा। अगर आपके दिल में जगह हो तो आप मुझे अपना सकते हो, और नहीं तो मैं अपने हालात पर हूँ, सब्जी बेच रही हूँ, अपना गुजार बसर कर रही हूँ। तब राजू अपने माँ बाप को फोन लगाता है और उनसे कहता है कि तुम्हारी बहू इस शहर में मुझे मिल गई है और सब्जी बेच रही है। तब वो कहते हैं उसके माँ बाप, बेटा अगर बहू आने को अगर राजी हो तो उसे तुम ले आओ। वो कहता है कि हाँ आने को तो राजी है, रो भी रही है।
तब उसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा देरी मत करो, तुम बहू को लेकर के घर आ जाओ, उसके बाद कुछ बात करते हैं। फिर वो सब्जी जो ठेले की थी, वो पड़ोस में जो बेच रहा था, जिसने वो सब्जी दिलवाई थी, वो राजू सब सब्जी उसे दे देता है और ठेली वाले का हिसाब करके अपने पत्नी को अपने साथ घर लेकर के चला आता है। और अपने सास ससुर को जब सोमा बैठा हुआ देखती है तो उनके पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है और कहती है कि माँ बाबूजी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने राजू को नहीं समझा कि आखिर इंसान अपना जो कर्म करता है, जिस पर उसका विश्वास होता है और दृढ़ विश्वास से जो कार्य करता है उसमें विजय जरूर होता है। तुम्हें अपने कार्य पर विश्वास था इसलिए तुम सफल हो गए, और मेरे लिए मेरे काम पर अहंकार था इसलिए मैं असफल हो गई। बूढ़े माँ बाप कहते हैं राजू के कोई बात नहीं बहू, अगर तुम्हें सुधार हो गया तुम्हारे अंदर, तुम्हें अकल आ गई हो, तुम्हारे अंदर अगर अच्छी सभ्यता आ गई हो, कहते हैं कि इंसान को ठोकर लगने के बाद ही अकल आती है, अगर तुम्हें अकल आ गई है तो तुम इस घर में रह सकती हो, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है और तुमसे कोई कपट नहीं है। अब वो सभी लोग, चारों लोग बड़े आनंद के साथ मिल करके रहने लगते हैं और बड़े हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। तो साथियों, ये कहानी सुना करके किसी को उकसाना, भावुक करना या किसी का दिल दुखाना हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा उद्देश्य यही था कि इंसान को काम से शर्म नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मजदूरी हो, चाहे कोई व्यापार हो। व्यापार तो छोटे से ही बड़ा किया जाता है, मजदूरी इंसान करता है तो वो अपनी सुख सुविधा को, अपने बच्चों की देखरेख के लिए, अपने बच्चों के लालन पालन के लिए करता है। किसी के पास जब रोजगार नहीं होता, बिजनेस नहीं होती, तो वो मजदूरी करके अपना पालन करता है। तो कभी भी उस कार्य से घृणा नहीं करना चाहिए, चाहे रोजगार छोटा हो, चाहे वो मजदूरी हो। इसलिए इंसान अपनी जीविका चलाने के लिए हर वो कार्य करता है जो उसे करना सही लगता है। बस इस कहानी का यही उद्देश्य था कि अपने अंदर कभी भी घमंड नहीं आने दीजिए, हमेशा मेल प्रेम से और छोटे से छोटे व्यक्ति का सम्मान कीजिए, यही इस कहानी का उद्देश्य है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।